एपिसोड 118। अभी खाना शुरू भी ना हुआ था कि किसी मेहमान के आने की इत्तला मिली। गार्ड ने कहा, सर मैंने बहुत कहा कि इंतज़ार करो, मैं पूछ लूँ, मगर उसने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी आवाज़ इंटरकॉम पर सुनाई दे रही थी। ऐसा कौन आ गया और तुम किस लिए हो वहाँ? सर मैं अकेला था, दूसरा नमाज पढ़ने गया था। ये बहुत ख़तरनाक आदमी लगता है सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बेवा हो जाएंगे, बीवी यतीम हो जाएगी, उसके साथ एक औरत भी है। अच्छा मेरी बात करो, चाहते क्या ये लोग? औरत कहती है जी कि दुल्हा दुल्हन को सलामी देकर चले जाएंगे। मेरी बात कराओ तुम। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। दूसरी तरफ से गामा रुस्तम बोला, अब ये इज्जत रह गई है हमारी बेटे। मैं उठकर बाहर दौड़ा और उन दोनों को अपने साथ ले आया। रेशम और अनवर ने बाहर आकर उनके सामने सर झुकाया। गामा रुस्तम ने अनवर के सर पर हाथ रखा और उसकी बीवी ने रेशम को प्यार किया। बड़ा ड्रामा किया तुमने उस्ताद। वो दोनों मेज़ों के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। बता तो दिया था कि हम आएंगे, मगर ऐसे और आए कैसे हो? ये क्या होलिया बना रखा है? मैंने पूछा। बता दूंगा, जल्दी क्या है? पहले आता जाता था मैं और गाड़ी में, तुझे भी मैं ही लाया था, लेकिन उसकी बीवी ने टोका, ये लोग खाना खा रहे हैं, पहले उनका हाल तो पूछ लो। खाना खत्म हुआ तो हम लॉन्च के गोशे में आमने सामने बैठ गए। सिकंदर किधर है? उस्ताद ये इतनी देर बाद पूछा तुमने? वो नजरें चुरा के बोला, मैं जानना चाहता था कि तुम क्या बताते हो। यानी तुम्हें मालूम था कि वो नफ्सियाती इलाजगाह में ज़ेरे इलाज है? अबे सीधी बात करना कि पागल खाने में है। वो होता तो मैं यहाँ कैसे आता? रूबी के चेहरे पर नागवारी के आसार आया हुए और वो एहतजाजी अंदाज में उठ गई। उस्ताद तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, वो रूबी का मामा और ससुर है, और भी बहुत कुछ है। वो फरीद, मेरा मतलब है मलिक, तू भी सब नहीं जानता। रूबी को कितनी मोहब्बत है उससे, ये भी मुंह देखेगी है। जब उसे हकीकत मालूम हो जाएगी ना, तो वो भी यही कहेगी कि ये सब किए की सज़ा है। पर ये तुम कैसे कह सकते हो? चौधरी साहब, सिर्फ मैं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये तो तुम भी जानते हो कि आजकल जिस महल और कारोबार के होते वो पागल खाने में बंद है। ये सब उसने शराफत से नहीं बनाया था। बिजनेस में हक हलाल क्या, ये सब बदमाशी होती है, जैसे नादिर शाह ने की। मेरा ख्याल है मैं रूबी के पास जाऊँ। चलो रेशम। भाभी उठ खड़ी हुई। उसी वक्त रूबी वापस आ गई। वो पहले के मुकाबले में कुछ पुरसुकून थी। अभी आपने जो कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखना चाहिए था, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका। मुझे बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन अब मैं हकीकत जानना चाहती हूँ। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जो बात मैंने अभी की थी वो शायद किसी की समझ में ना आए जब तक मैं अपने बारे में ना बताऊं। एक वक्त था जब अपनी ज़िंदगी पर मेरा कोई इख्तियार ना था। वो बहुत पुरानी बात हो गई। जैसे खुशहाली का आराम नसीब में नहीं था, ऐसे ही तालीम ना थी, और मुझे अपनी बदकिस्मती के एहसास ने सबसे बागी कर दिया। घर से कि मेरा बाप चपरासी क्यों है, अफसर क्यों नहीं, इतने थोड़े से पैसों के लिए नौकरी क्यों करता है। मुझे गुस्सा था कि हम उस एक कमरे में क्यों रहते हैं जो पिंजरा है। मैं अपने बाप से लड़ता था कि ऐसी जिल्लत की नौकरी से तो बेहतर है कि वो भीख मांगे। वहीं रहने वाला एक फ़कीर उसके मुकाबले में बहुत अमीर था। उसकी एक दिन की कमाई मेरे बाप की महीने भर की तनख्वाह से ज़्यादा थी। बाप ने मुझे मारा पीटा। एक दिन वो बस के नीचे आ गया और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। फिर उस फ़कीर के कहने पर वो भीख मांगने लगा, लेकिन जगह थी ठेकेदार की। वो नशा भी करने लगा। हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। माँ घर में काम करने लगी, मैं सारा दिन आवारा फिरता। माँ पर घर वालों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया और पुलिस ने उसे इतना मारा कि वो मर गई। उसके बाद मैंने दुनिया से बदला लिया। मैं जुर्म की राहों पर चल निकला और जेब तराशी से चोरी तक पहुँचा और फिर बिलाकर डाकू बन गया। ये सब बहुत लंबी कहानी है, सारी रात में ख़त्म नहीं होगी। बताना यह था कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी तकदीर में सब कुछ लिखा जा चुका था, वरना मैं उस चपरासी के घर क्यों पैदा होता। अंजाम वही हुआ जो हो सकता था। मैंने अपना गिरोह बना लिया और मेरे नाम की दहशत बढ़ गई। बहुत डाके डाले, बहुत माल हाथ आया, मगर उस वक्त मुझ पर पागलपन सवार था। मैं दौलतमंदों से इंतकाम ले रहा था, जैसे मुझे डाकू बनाने वाले और मेरी बदकिस्मती के जिम्मेदार वही हैं। और जब तक मैं दुनिया से हर दौलतमंद का खात्मा नहीं करूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये पागलपन ही तो था। अगर मैं अकल से काम लेता तो उस दौलत से बहुत कुछ कर सकता था जो मैंने लूटी। मेरे साथ ही पकड़े गए, मारे गए। मैं भागता रहा और इस ख्याल में मुब्तला रहा कि अब मैंने किस्मत को काबू कर लिया है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर एक दिन मैं पकड़ा गया। उसके बाद ये ज़िंदगी भी मेरी ना रही। मुझे पुलिस ने इस्तेमाल किया और सिंध पहुंचा दिया, जहाँ एक अमीर वडेरा मेरा सरपरस्त बन गया। वो याशी का ज़माना था। मैं महफूज था और मेरी बड़ी टोर थी। मेरे ताल्लुकात ऊपर तक थे। मैं वडेरे का ख़ास आदमी था। वो बाद में वज़ीर बना। मैं उसके साथ रहता तो झंडे वाली गाड़ी में फिरता, मगर किस्मत फिर दगा दे गई। उसने अपनी सबसे छोटी बहन को कॉलेज लाने जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। कॉलेज मुश्किल से 2 मील दूर था।
मगर मुंह के बल गिरना हो तो 2 कदम भी बहुत होते हैं। वो मुझ पर फरिश्ता हो गई। मैं ऐसा ही था, लेकिन वो आम लड़की ना थी। मैंने बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन उसने मुझे घेर लिया। वो थी भी बहुत खूबसूरत और उसकी उम्र भी कम ना थी। हम पल्ला और ख़ानदानी रिश्ता ना होने की वजह से उसकी शादी रुकी हुई थी। उससे बड़ी किसी की दूसरी बीवी बनकर गुजारा करी थी और उसकी पहली बीवी के बाल बच्चे पाल रही थी। उसने कहा हम शादी करके कहीं भी जा सकते हैं। वो लाखों नकद और जेवर लाएगी। आजकल लाहौर जैसे बड़े शहर में छुप के रहना मुश्किल है और हम बाहर भी जा सकते हैं। मैं फिर भी इनकार करता रहा तो उसने मुझसे कहा कि वो खुदकुशी कर लेगी और उसका खून मेरी गर्दन पर होगा। फिर एक दिन उसने कीड़े मार दवाई पी ली। उसकी जान डॉक्टर्स ने बचा ली। फिर भी किसी को शक ना हुआ। अस्पताल के किसी डॉक्टर ने मदद की और उसे हाजमे की खराबी में दी जाने वाली किसी दवा का रिएक्शन बता दिया जो उसने खाई थी। जब वो ठीक होके आई तो फिर मेरे पीछे पड़ गई और उसने कहा अब की बार वो तेजाब पी लेगी। उसने कहा मैं औरत होकर नहीं डरती, तुम कैसे मर्द होकर मरने से डरते हो? अकल तो मेरी भी खप्त हो गई थी। हमने सारा प्लान बना लिया, लेकिन ना जाने कैसे राज फाश हो गया। वडेरे ने बड़ी सियासत से काम लिया। बहन को कारी करार देता तो उसकी इज्जत पर हर्फ आता। उसने खुद बहन को कत्ल किया और मुजरिम बना के मुझे कानून के हवाले कर दिया। किसी दुश्वारी के बगैर मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। उस वक्त पुराने साथी काम आए और मुझे निकाल के ले गए। पूरा 1 साल मैंने रूपोशी में गुजारने का फैसला किया था, मगर एक तो मेरे दिमाग पर इंतकाम का भूत सवार था। मैं उस वडेरे को कत्ल करना चाहता था। इसके लिए मुझे गिरोह की ताकत की जरूरत थी। मेरे साथी उसके खिलाफ थे और कहते थे क्या भूल जाओ पिछली जिंदगी को, ऐसा ना हो इंतकाम के चक्कर में खुद मारे जाओ। लेकिन उन्हीं दिनों एक पुलिस मुकाबले में गिरोह के 6 में से 3 बंदे मारे गए। उनमें मुझे छुड़ा के लाने वाला दोस्त भी शामिल था। गिरोह ने मुझे लीडर बना लिया और हमें जनूबी पंजाब के एक सियासतदान पीर खानदान की सरपरस्ती हासिल हो गई। उसकी खानदानी मुलाजमा थी जिसने उसे बचपन में पाला था और वो खादमा को माँ जैसी इज्जत देता था। उस खादमा की बेटी ये है। गामा रुस्तम ने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया। ये सब बताना जरूरी था। उस शादी ने मेरी जिंदगी के रास्ते बदल दिए। उस खादमा के कहने पर सियासतदान पीर ने मुझे इजाजत दी कि मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ और जैसे चाहूँ जिंदगी गुजारूँ। मैंने अपना नाम और शनाख्त सब बदल लिया और अभी मैं सोच ही रहा था कि शराफत की जिंदगी कहाँ से और कैसे शुरू करूँ कि मुझे सिकंदर शाह का बुलावा आ गया। ये कब की बात है? रूबी सबसे ज्यादा चौंकी। तुम यहाँ नहीं थी, शादी कर चुकी थी और मुराद के साथ थी। वो तुम्हें कैसे जानते थे और कब से? मुझे नहीं मालूम। मेरी एक शोहरत थी जैसे शैतान की है। इससे यह मत समझना कि मैं किराए का कातिल बदमाश था। एक ख़ास तबका था जो मेरी खिदमत से फ़ायदा उठाता था। मेरे जैसे और भी थे। वो हाकिमों के ख़ास तबके के मफादात की निगरानी करते हैं, उनकी दहशत कायम रखते हैं और उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठे तो दबा देते हैं और ख़ुद कानून की गिरफ्त से महफूज रहते हैं। तुम सिकंदर शाह को पहले से जानते थे? अनवर ने पूछा। नहीं, मैंने उसका नाम भी नहीं सुना था कभी। उस जैसे बिल्डर तो हर शहर में है। पूछा तो मालूम हो गया, उसने खुद भी बता दिया था। फिर तुम उससे मिलने गए? हाँ, मैंने पूछा कि वो किस सिलसिले में मिलना चाहता है, मगर उसने कहा आओगे तो बताऊंगा। अगले दिन उसने गाड़ी भेज दी तो मैं चला गया। उसने मुझे बाहर ही बिठा लिया। मुझे उसका मगरूर अंदाज पसंद नहीं आया। मैंने कहा ऐसी क्या बात थी शाह जी? उसने कहा मलिक गुलाम मोहम्मद, तुम पीर अजहर अली शाह को जानते हो? हाँ, नाम सुना उसका यहाँ के। वो पीर है? पीर नहीं, वो फ्रॉड है। पीरी मुरीदी की आड़ में सारे गैर कानूनी काम करता है। करता होगा, मुझे क्या। उसके मंशियात फरोशों से कारोबारी मरासिम है। वो असलहा स्मगल करता है। उसके शराब के ठेके हैं और वो बर्दा फरोशी में मुलविस है। आसपास के इलाकों से जो लड़कियां और जवान औरतें गायब हो जाती हैं, बाहर जाती हैं। आप कहते हैं तो सब मान लेता हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप ये पुलिस को बताएं ना। पुलिस? तुम क्या बेवकूफ़ और पागल समझते हो मुझे? क्या तुम जानते नहीं कि ये सारे धंधे पुलिस की मदद से होते हैं? पुलिस कराती है। तो फिर ये सब कुछ मुझे बताने का क्या फ़ायदा? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उसे तबाह कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। मैं उठ खड़ा हुआ। आप नशे में ऐसा कह रहे हैं या किसी ने गलत बताया आपको? बैठ जाओ, ड्रामा मत करो मेरे सामने गामा रुस्तम। मैं नशे में भी गलत बात नहीं करता और कोई उल्लू का पट्टा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मलिक गुलाम मोहम्मद। नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम। अब मैं गामा रुस्तम नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी से तौबा कर ली है। तौबा? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दुनिया देखी है मैंने। जिस आदमखोर शेर के मुंह को खून लग जाए वो सब्जी खोर नहीं बन सकता। मैं फिर खड़ा हो गया। तुम जो जी चाहे समझो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मदद? कौन हरामजादा तुझसे मदद का मोहताज है? मैं एक काम तुम्हारे सुपर्द करना चाहता हूँ, पर मैं वो काम नहीं करना चाहता। वो ठंडा पड़ गया। अरे मलिक साहब, गुस्सा कैसा? हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैं हूँ ठेकेदार। तुमको एक काम का ठेका देना चाहता हूँ जो तुम कर सकते हो।
پر میں نے چھوڑ دیا ہے وہ کام۔ کوئی بات نہیں، پھر شروع کر دو، بھولے تو تم کچھ بھی نہیں ہوگے۔ آخر تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی؟ سمجھ میں تمہاری نہیں آ رہی، بات یہ ہے کہ میں پیسہ دوں گا، نقد، جتنا تم کہو، 5 لاکھ، 10 لاکھ۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارا پیسہ، 5-10 لاکھ تو کیا، 1 کروڑ بھی نہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ دیکھو، میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، پورا 1 ہفتہ۔ 1 سال بعد بھی میرا یہی جواب ہوگا، میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا۔ ملک صاحب، سمجھ لو کہ مجبوری میں آخری بار کرو گے۔ آخری بار میں کر چکا، اب میری کوئی مجبوری نہیں۔ مجبوری بن جاتی ہے بعض اوقات۔ تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ دھمکی سمجھ لو، اور یہ بھی کہ آئے تم اپنی مرضی سے تھے، جاؤ کہ میری اجازت سے۔ اگر تم چاہو تو اپنے پرانے آقاؤں سے بات کر لو، وہ تمہیں نہیں بچا سکتے۔ بس 20 لاکھ فائنل۔ میں نے غصے کے بجائے ڈپلومیسی اختیار کی۔ شاہ جی، تمہارے پاس دولت بھی ہے، اثر و رسوخ بھی، آخر تم مجھے ہی کیوں مجبور کر رہے ہو؟ تمہیں تو بہت مل سکتے ہیں 20 لاکھ میں۔ ہاں، لیکن میں نے تم سے کہا ہے تو یہ کام تم ہی کرو گے، میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں محتاط ہو گیا، میرا واسطہ ایک پاگل آدمی سے پڑ گیا تھا۔ میں نے غلطی کی کہ فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ اوکے، مگر مجھے کچھ وقت چاہیے کہ میں اپنی فورس جمع کر لوں۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت؟ 1 ہفتہ؟ 2 ہفتے؟ 1 ہفتہ۔ مگر شاہ جی، ہم شریف لوگ نہیں ہیں جو کال دے کر پھر جاتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ 20 لاکھ ایڈوانس ملیں گے، جب کہو گے تمہارے گھر پہنچا دیے جائیں گے۔ میرا مطلب تھا یہ واقعی آخری بار ہوگی۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، شریفانہ نہیں، بدماشی کا ہے، لیکن اس پیر کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اس کا گھر بار، کاروبار سب خاک میں ملا دو، کسی کو رعایت نہیں، سب کو جلا کے راکھ کر دو۔ میں نے پوچھا، آخر اس کے ساتھ یہ دشمنی کس لیے؟ کیا بگاڑا اس نے تمہارا؟ وہ تیش میں آ کر گالیاں بکنے لگا۔ اس نے سکندر شاہ کی درخواست ٹھکرا دی، 1 بار نہیں 2 بار۔ آخر سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ میں نے اس کی بیٹی کا رشتہ ہی تو مانگا تھا، ہر لحاظ سے میں اس کا ہم پلہ تھا۔ اس نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا اور میرا داخلہ بند کر دیا، میری اپنی ہی بہن کے گھر میں۔ اس نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی، اپنے جرائم پیشہ پاگل مریدوں سے مجھ پر حملہ کرایا۔ میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ… ٹھیک ہے شاہ جی، میں سمجھ گیا، اب آپ دیکھتے جائیں میں کیسے کام کرتا ہوں۔ میرا مقصد پہلے اس پاگل کے چنگل سے نکلنا تھا۔ گھر آ کے میں نے اپنی بیوی کو سب بتایا اور ہم سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم روپوش ہو جائیں، دوسرا یہ کہ پیر سائیں کو سب بتا دیں۔ مارے فکر کے ہم رات بھر جاگتے رہے۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تو میری بیوی میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں سمجھا کہ معمول کے مطابق اٹھ کر کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوگی، لیکن آواز دینے پر جب جواب نہ ملا تو میں نے باہر نکل کے دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی۔ دوپہر تک میں پریشان رہا، پھر سکندر شاہ کو فون کیا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، ملکانی ہماری مہمان ہے اور جب تک تم ہمارا کام نہیں کرو گے وہ واپس نہیں آئے گی۔ میرا دل بیٹھ گیا، لیکن میں نے تو حامی بھر لی تھی۔ وہ مجھے گالیاں دینے لگا، حامی کے بچے، تو سکندر شاہ کو پاگل بنا سکتا ہے؟ پاگل تو خدا کہ ایک دم مان گیا تھا۔ تو نے سوچا کہ پہلے یہاں سے نکلو پھر دیکھی جائے گی؟ تیری نیت میں فطور تھا، تو یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا کہ بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے۔ اب تو مجبور ہے، ہمت ہے تو چھوڑ جا بیوی کو میرے پاس، دوسری کر لینا، مگر 2 باتیں سمجھ لینا۔ ایک تو تیری بیوی کا وہ حشر ہوگا کہ وہ نہ جیے گی نہ مرے گی، دوسرے کبھی نہ کبھی میں تجھے تلاش کرا لوں گا، زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ بس اس کے بعد میں کیا کرتا؟ میں نے اس سے 20 لاکھ وصول کے اور چند پرانے ساتھیوں کو بلا لیا۔ میں نے وہ ساری رقم ان میں بانٹتی اور اپنی بیوی واپس لے لی۔ جب میں اس کو اپنے ساتھ لے کر واپس آیا تو اسی طرح گھر میں موجود تھی جیسے کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ اس کے سامنے ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں روبی کے آنسو بہتے رہے۔ گاما رستم سر جھکائے بیٹھا رہا اور اس کی بیوی روبی کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ اس خاموشی کو میں نے توڑا۔ یہ تم نے بتایا تھا مجھے کہ سکندر شاہ کے انڈر گراؤنڈ بہت مضبوط تعلقات ہیں۔ ایسا ہی تھا۔ کون تھے یہ طاقتور لوگ؟ اگر پولیس پیرسائی کے کاروبار کو پروٹیکشن دیتی تھی؟ پروٹیکشن کیا، پولیس اس میں شریک تھی۔ پولیس ہر جگہ غیر قانونی اور ناجائز کام میں اپنا حصہ وصول کرتی ہے، ورنہ اس کے افسرانے والا شریک ہوتے ہیں۔ انہیں منافع پہنچتا ہے، ہر جگہ نہیں اور سب نہیں۔ عام طور پر تھانے تک رہتی ہے بات، اور تھانے والے اوپر کے افسروں سے خود ڈیل کرتے ہیں۔ سکندر کا معاملہ اور تھا، وہ پیر سائیں والے کاروبار میں نہیں تھا۔ اس نے تو کوشش کی تھی کہ بہنوئی کو اپنے بزنس کی طرف لائے۔ تمہارے خیال میں پیر صاحب اس انڈر گراؤنڈ مافیا سے واقف تھے؟ واقف تو ہوگا جب ان کے بزنس میں شریک تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس مافیا میں کون لوگ ہیں، ان لوگوں کے لنک کہاں تک ہیں اور ان کا ڈان کون ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو۔ اس نے کبھی نادر شاہ کا حوالہ دیا؟ استاد نے کہا،
साले बहनोई एक दूसरे के बारे में कितना जानते थे और क्या बातें करते थे ये मुझे कैसे मालूम हो सकता था। लेकिन उसने बेटे को बताया होगा, सारे खतरात से खबरदार किया होगा, तो शायद ये भी बताया हो कि पीर के कारोबारी मरासिम किस किस से हैं। लेकिन बेटे पर मोहब्बत का भूत सवार था। माफ़ करना रूबी बहन, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। वो इकलौता बेटा था, बाप उसकी ज़िद के आगे मजबूर हो गया। वैसे वो बेटे की बहुत तारीफ करता था कि मेरे मुकाबले में वो बहुत समझदार है। वो रिश्ता मांगने बाद में गया, पहले उसने बहनोई को अपने कारोबार में शामिल होने की पेशकश की थी, ये मुझे मालूम है। रूबी बोली, उसने कहा मेरे ताल्लुकात हैं और अपनी ज़मीन पर तुम मुरादनगर से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अनवर बोला, शायद अब यही होगा। उस्ताद अफसोस से सारे लाने लगा। इतनी खराबी के बाद अगर वो उसी वक्त मान जाता तो आज वहाँ मुरादनगर से दुगने साइज की आबादी होती और पीर अजहर अली शाह करोड़पति बन जाता। लेकिन इस काम में पैसा पहले लगाना पड़ता है, वापस आता है देर से। लिहाजा ठंडा करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ में ये बात नहीं आई। उल्टा वो ये समझा कि साला उसकी ज़मीन हथियाना चाहता है। बाद में उसने रिश्ते से भी इनकार कर दिया और उनके दरमियान दुश्मनी हो गई। ये सब उसने मुझे खुद बताया और मुझे दूसरों से भी पता चला। और देख अंजाम क्या हुआ। उस्ताद एक बात बताओ, सिकंदर शाह अपने बहनोई को कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में तो ला सकता था, लेकिन जिस कारोबार में वो था उससे उसे कैसे निकालता? ये मुमकिन नहीं होता। उसे निकलने कौन देता? ये ठीक है, एक तो पीछे वाले खतरनाक और ताकतवर लोग होते हैं, फिर उनके साथ होती है पुलिस, और शायद इसीलिए भी पीर साईं को इनकार करना पड़ा। लेकिन सिकंदर शाह ठेकेदार था, उसने कई छावनियों में काम किया था और मैंने सुना है कि उसने चंद आला अफसरों की कोठियाँ बनाई थी डिफेंस सोसाइटी लाहौर में, जो जनरल ज़ियाउल हक के करीबी थे। शायद एक ISI का था, वो करा सकता था ये काम। शायद उसे यकीन हो कि बहनोई को उस दलदल से निकाला जा सकता है, और निकालना ज़रूरी है अगर वो समधी बन रहा हो। पहले बहन की फिक्र थी, पर अब बेटे का मामला भी आ गया था, और बेटा भी इकलौता। मगर बात ना बनी और उसे वो करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहता होगा। उसने अपने वादे का पास रखा, बाद में तुमसे कोई काम नहीं कहा, और जब तुम मेरे साथ आए तो एक तरह से उसने खुद कहा था कि तुम जहाँ चाहो रहो। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर मुझे उस पर एतबार नहीं था, मैं रूपोश था इसीलिए। तुमने तो मुझसे भी राब्ता नहीं रखा उस्ताद। मैंने गिला किया, मैं डरता था कि सिकंदर के हाथ मेरी कमज़ोरी आ गई है तो वो उससे फ़ायदा उठाता रहेगा, बार बार मुझे इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं इस इलाके से दूर नहीं गया था, वरना जाने का क्या था। जैसे लोग शहरी नहीं मुल्क भी छोड़ जाते हैं, मैं भी निकल जाता। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इतना था मेरे पास कि शहरियत भी ख़रीद लेता। जहाँ भी चाहता सरमायाकारी करता, सेटल हो जाता। अनवर ने पूछा, तो फिर गए क्यों नहीं? एक खौफ था और दूसरी मजबूरी। खौफ? मजबूरी? खौफ ये कि जाता तो अपनी असल शनाख्त छुपा के और बदल के। ये ख़तरा हमेशा रहता कि इस फरेब का पर्दा चाक ना हो जाए। सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, सैकड़ों नहीं हज़ारों से वास्ता पड़ा, क्या पता किसकी नज़र में कोई अच्छी बुरी याद रह जाए। हज़ारों तस्वीरों में से एक बच गई, बुरा वक्त बता के तो नहीं आता। अपने लोग दुनिया भर में फैले पड़े, इंसानों की भीड़ में कौन देख ले और मुझे पता भी ना चले। मैं और अनवर हंसने लगे। उस्ताद तुम इतना डरने लगे हो? वो खिफ़त से मुस्कुराया। मैं खुद हैरान होता हूँ कि ये मुझे क्या हो गया। कहाँ मैं हर तरफ से होने वाली पुलिस की फायरिंग में से इस यकीन के साथ गुजर जाता था कि मुझे कोई गोली नहीं लगेगी, और लगती भी नहीं थी। मैंने कहा, सारी उम्र का खौफ तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा जमा होता रहा और अब एक दीवार बन गया। इसकी वजह भी मालूम है कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ, अकेला नहीं रहा, जंगल का शेर नहीं रहा, चिड़ियाघर का शेर बन गया हूँ, और यह है मेरी मजबूरी। मैं डरपोक और बूढ़ा भी तो हो गया हूँ। उसने बीवी की तरफ इशारा किया। मैं ऐसी इलाके में घूमता फिरता रहा, यहाँ सारी ज़िंदगी गुजारी है। लोगों से ज़्यादा ये जगह मुझे जानती है। गुजारा खैर अच्छा हो रहा था, मगर काम किए बिना चारा भी नहीं। बेकार कौन बैठ सकता है। यहाँ मलिक गुलाम मोहम्मद कुछ नेकी और फलाह के कामों में मसरूफ़ रहा। इससे दिल को तसल्ली मिलती थी कि अब तक गुनाहों का पलड़ा ही भारी होता गया, अब कुछ नेकियां दूसरे पलड़े में पड़ रही हैं। मगर फिर सिकंदर शाह ने यह खुशी भी छीन ली। उसके बाद कोई काम करने की हिम्मत ना पड़ी। तेरी खबर रखी थी मैंने, तेरी भाभी कहती थी कि उसे ले आओ। वो तो अनवर को भी बहुत याद करती थी और रेशम को भी। रोती थी कि उनकी शादी ना करा सकी। धूमधाम का शौक था। यानी हालात से पूरी तरह बाखबर रहे तुम? हाँ, बेखबर कैसे रहता मैं। फिर हम चले गए उम्रा करने के लिए, और वापस आए तो पता चला कि अनवर के साथ क्या हुआ और मुराद के साथ। और अभी चंद रोज पहले किसी ने बताया कि बाप पर बेटे की मौत का कितना असर हुआ, तो मैं रोक न सका खुद को। मैंने घड़ी देखी। अच्छा उस्ताद, आगे का क्या सोचा है? क्या होता है सोचने से, तकदीर में जो है वही होगा। अच्छा फिर सुनो कि मैंने क्या सोचा। हमने क्या सोचा? अब यहाँ आ गए हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसने लगा। तेरा घर होता तो मैं सुकून से बैठ जाता,
آخر تو بھی بیٹوں جیسا ہے میرے لیے. میں ایسے ہی جذبات رکھتا ہوں تیرے لیے, تو جانتا ہے. میرے بولنے سے پہلے روبی بول اٹھی. استاد, یہ سلیم کا ہی گھر ہے. اس نے نفی میں سر لایا. جب تو گھر بسائے گا نا. روبی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. استاد, مجھے معلوم ہے تم نے میری بات کا برا منایا تھا, مگر مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی. آئی ایم سوری. سلیم یا انور میں میرے لیے کوئی فرق نہیں. میں نے غصے میں غلط الفاظ بولے تھے. جس نے گھر بنایا تھا وہ تو سب سے زیادہ مظلوم ہو گیا. ہم میں سے کون سمجھ سکتا اس کا دکھ جس کا ایک ہی جوان بیٹا نہ رہے. انور نے کہا. بس تو پھر بات ختم. تم اور تمہاری بیوی اب اسی فیملی میں شامل ہو جاؤ. استاد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جیسے اس کی اجازت طلب کر رہا ہو یا اس کی مرضی جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا, بھابھی سے مت ڈرو, وہ میرے ساتھ بھی ہے اور انور کے ساتھ بھی. معلوم نہیں کیوں بھابھی اب تک سپاٹ چہرے کے ساتھ منہ بند کیے بیٹھی تھی. شاید استاد یہ سمجھا کے لایا تھا کہ وہاں جذباتی مت ہونا اور چپ بیٹھنا. اس نے پابندی کا برا مانا تھا یا کوئی اور بات تھی کہ وہ ریشم کے ساتھ لگی ہوئی چپ چاپ سپاٹ چہرے کے ساتھ ساری گفتگو سنتی رہی. اب پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. اب میں یہیں رہوں گی. اس نے اقرار میں سر لایا. انور ہنس پڑا. مطلب یہ کہ تم جانا چاہو تو مرضی تمہاری. استاد بھی مسکرا دیا. اب تک سنا تھا کہ بیٹے جوان ہوں تو بیویاں شوہر سے زیادہ ان کی ہو جاتی ہیں. آج دیکھ بھی لیا. ارے ابھی میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا. ابھی تو رات بہت ہو گئی ہے, ورنہ گاڑی بھیج کے تمہارا سامان اٹھوا لیتے جہاں بھی ہے تمہارا گھر. انور اٹھ کھڑا ہوا. میں آپ کا کمرہ کھول دوں؟ روبی نے کہا. گھر میں 5 بیڈ روم تھے. ان میں سے 3 جو استعمال ہو رہے تھے اوپری منزل پر تھے. ماسٹر بیڈ کے علاوہ گیسٹ بیڈ بھی نچلی منزل پر تھا. میرا خیال تھا کہ روبی وہی کھولے گی, مگر وہ اندر گئی اور واپس آئی تو اس نے ماسٹر بیڈ کھول دیا. یہ وہی کمرہ تھا جو سکندر شاہ اور اس کی بیوی کے زیر استعمال تھا. وہی گھر کے مالک تھے, مگر مالکن دنیا چھوڑ گئی تھی اور مالک کا ٹھکانہ بدل گیا تھا. اس کی خاص اہمیت تھی اور میری طرح انور بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ روبی یہ کمرہ استاد کو دے گی. یہ روبی کا ایک اور جذباتی رد عمل تھا. میں اسے کیا کہتا, وہ مالک تھی. ابتدا میں جذبات کچھ اور تھے. آخر میں میری اور استاد کی گفتگو نے ماحول بدل دیا تو روبی نے نہ صرف زبانی افسوس کیا بلکہ اب عملاً اس کا ثبوت بھی دیا. استاد کو اس وقت کیسے اندازہ ہوتا کہ روبی کی ایک جذباتی حرکت نے اسے گھر میں کیا اہمیت عطا کر دی ہے. یہ میں نے محسوس کیا کہ اس نے جو کہا تھا وہ ثابت کر دکھایا کہ گھر سلیم کا بھی ہے اور انور کا بھی.